ठीक है, स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले बात करेंगे म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, बहुत सारी जनरेशन्स हैं एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, तो कई बार क्या होता है कि एक डिजीज होती है, वो पहले पेरेंट को थी, फिर उनके चाइल्ड को गई, फिर उनके चाइल्ड को गई, तो ऐसी डिजीज को हम क्या नाम दे देते हैं, ये जेनेटिक डिजीज है। तो ऐसी डिजीज का पता लगाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि उनकी फैमिली में क्या चल क्या रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसको, पेडिग्री एनालिसिस को। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर ना बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स हैं, वो अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू हम एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिजीज की अगर हम बात करें तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, तो डिसऑर्डर्स की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हीमोफीलिया आपने सुना होगा, एक डिजीज होती है। इसके अलावा बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों ही हमने जब मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस कवर किया था तब मैंने आपको बताया था व्हाट इज फिनोटाइप, कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो दिखने में कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ठीक है वो टॉल तो है, बट उसका जो जीनोटाइप है, जो उसका जीन्स है, वो किस हिसाब से, जैसे कि कैपिटल टी मतलब फुली क्या है, वो कम्प्लीटली टॉल है। स्मॉल टी की बात करें तो क्या है, वो ड्वार्फ है। बट अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो कहने को तो वो क्या है, टॉल। क्यों, क्योंकि उसका फिनोटाइप टॉल का है। बट अगर हम उसके जीनोटाइप की बात करें तो वहां पर ड्वार्फ फीचर भी प्रेजेंट है, बट जो हमारा टॉल वाला फीचर था उसने उसको क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया। तो म्यूटेशन होता क्या है, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसमें क्या ऑल्टरेशन हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब कि चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, डीएनए के सीक्वेंस में, जिसका क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट ये आता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में भी चेंज हो जाता है। अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होगा, अगर डीएनए के सीक्वेंस में ऑल्टरेशन आएगा तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में ऑब्वियसली ऑल्टरेशन आएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, म्यूटेशन। अब अगर हम बात करें कि ये जो म्यूटेशन आता है या फिर जो हम कहें कि जो डीएनए सीक्वेंस में चेंज होता है ये होता कैसे है और क्यों होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा म्यूटाजेंस में। ये एजेंट्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, केमिकल और फिजिकल एजेंट्स दैट लीड टू म्यूटेशंस। ये कुछ केमिकल और फिजिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है। अगर हम इन एजेंट्स में से एक एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं यूवी रेडिएशन। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर यूवी रेडिएशन क्या डायरेक्टली चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाता है। जैसे ही हमारे डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा वैसे ही जीनोटाइप और फिनोटाइप में भी चेंज आ जाएगा, और जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज आते ही हम क्या कहेंगे कि म्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो डीएनए हेलिक्स, हेलिक्स मतलब वही हेलिकल स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल मतलब इसमें डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए हेलिक्स रन्स इन अ क्रोमैटिड, हेंस एनी चेंज। अब चेंजेस होते कैसे हैं, चेंज दो तरीके से हो सकते हैं। मान लो ये हमारा सीक्वेंस है तो चेंज क्या होगा, या तो कुछ और उसमें एड ऑन हो गया, कुछ और उसमें ऐड ऑन हो गया। तो अगर ऐड ऑन होता है तब तो हम क्या कहेंगे, उसमें इंसर्शन हो गया। कई बार क्या होता है कि कुछ डिलीट हो जाता है, जैसे इतना पार्ट हट गया, अब क्या जो हमारा क्रोमोसोम था वो इतना ही रह गया। तो डिलीट अगर हो जाए तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिलीशन। तो जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपका क्या होगा, इंसर्शन होगा, या फिर आपका डिलीशन होगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये डिलीशन और इंसर्शन हो कहाँ पर रहा है, ये हो रहा है क्रोमैटिड्स के अंदर। डीएनए हेलिक्स रन इन अ क्रोमैटिड, जो डीएनए हेलिक्स है वो अभी क्रोमैटिड के अंदर है, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है किसका, डीएनए की सीक्वेंस का। और जैसे ही डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी चेंज होगा, चाहे वो इंसर्शन हो या फिर वो डिलीशन हो,
वो क्या करेगा, वो इफेक्ट डालेगा किस पर, क्रोमोसोम पर। म्यूटेशन बेसिकली होता तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो टाइप का म्यूटेशन है। फर्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करें, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट वर्ड से आप समझ क्या पा रहे हैं, पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट, और फ्रेम शिफ्ट मतलब एक पूरा फ्रेम है। पॉइंट म्यूटेशन को अगर हम डिस्कस करें तो देखते हैं, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, एक सिंगल बेस पेयर के अंदर क्या चेंज होगा, और इसका एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम आगे अच्छे से देखेंगे। इसमें होता क्या है, एक बेस पेयर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, पहले वो किसी और नंबर पे था, अब वो किसी और नंबर पे चला जाता है। इसी चेंज की वजह से जो म्यूटेशन होता है उसका नाम क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू डिलीशन और इंसर्शन। यहाँ पे आप देखो चेंज हुआ है, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज किया है, ना तो उसमें से कुछ हटा और ना ही उसमें कुछ एड ऑन हुआ, तो वो क्या कहलाया, पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन ऐसा म्यूटेशन जिसमें या तो कुछ डिलीट होगा या फिर इंसर्शन होगा, और ये डिलीट और एडिशन होगा किसमें, डीएनए की सीक्वेंस में, तो ऐसा म्यूटेशन कहलाता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेजेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पर, पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम एनालिसिस करते हैं किसका, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स का। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फीचर्स, जो ट्रेट्स ट्रांसफर हुए हैं, उनका हम एनालिसिस करते हैं, और वो भी जो हम एनालिसिस करते हैं सेवरल जनरेशंस में करते हैं, सिर्फ एक सिंगल जनरेशंस में नहीं, सेवरल जनरेशंस में, कि बहुत सारी जनरेशंस को देखते हैं कि किसमें क्या ट्रांसफर हुआ है, कैसे ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्या किसके बारे में था, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब कुछ और पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, a particular trait under study is represented in a family tree। फैमिली ट्री के बारे में हमने पढ़ा, फैमिली ट्री क्या होता है, जिसमें हम सभी फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करें, बट वो जो हम फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं वो प्रेजेंट जनरेशन के अंदर होते हैं। बट जो पेडिग्री एनालिसिस होता है ना, इसमें हम सेवरल जनरेशंस लेते हैं, मतलब बहुत सारी जनरेशंस को ट्रीट करते हैं। By using pedigree analysis, inheritance of a specific trait, abnormality or disease can be traced। अब ये जो हम पेडिग्री एनालिसिस की स्टडी करते हैं, इससे होता क्या है, इससे हमें पता लगता है कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रेट तो नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एक ही ट्रेट तो नहीं है जो बार बार क्या ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी हो या फिर कोई डिजीज हो। अगर है तो वो सब ट्रेस हो जाती है, उसका हमें पता लग जाता है किसके थ्रू, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाई वी डू पेडिग्री एनालिसिस या फिर पेडिग्री एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, तो हमें यही स्टेटमेंट लिखना है, बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी और डिजीज कैन बी ट्रेस्ड। मतलब पेडिग्री एनालिसिस करके हम एक पर्टिकुलर ट्रेट का या फिर कोई डिजीज या एबनॉर्मेलिटी है अगर, तो हम उसको ट्रेस कर लेते हैं कि कौन सी है और कैसे है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, DNA is believed to be the carrier of genetic information। As we all know, हमें पता है कि DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। एक और जेनेटिक मटेरियल होता है क्या, RNA। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो DNA को हम क्या मानते हैं, DNA को हम ये मानते हैं कि क्या है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर की तरह काम करता है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह तक उसको डिलीवर करता है, उसको पहुंचाता है, यानी कैरियर का काम करता है। जैसे पोस्टमैन काम करता है ना, कि लेटर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, सेम काम करते हैं कौन, डीएनए, which passes unaltered from generation to generation। जनरेशन से जनरेशन तक जाता है अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड मतलब बिना चेंज हुए, डीएनए बिना चेंज हुए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है जनरेशन से जनरेशन। म्यूटेशंस ओकेजनली ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक डिजीज आर टू बी बिलीव्ड। अब म्यूटेशन क्या करता है, वो इन्हीं डीएनए सीक्वेंस में, इसी जेनेटिक मटेरियल में क्या चेंज कर देता है। अब चेंज करेगा तो क्या होगा, डीएनए सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, डीएनए सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो क्या, डीएनए की सीक्वेंस ही बदल जाएगी। ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं
इन्हीं के बेसिस पे क्या हम पेडिग्री एनालिसिस के सारे डायग्राम्स बनाते हैं। सो आप देखो, एक सिंपल बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, एक डायमंड शेप हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर हम बात करें वन बॉक्स, वन सर्कल, वन डायमंड, इन तीनों में से कोई भी हो, अगर हमने उसको रेड कलर से शो किया है तो हम क्या कहते हैं कि वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी उसको मे बी कोई डिजीज है। मेचिंग का साइन रिप्रेजेंट करने के लिए मेच किसके बीच में होगा, मेल और फीमेल के बीच में हम एक सिंगल लाइन यूज करते हैं, ये किसका साइन होता है, मेचिंग का। अगर हम डबल लाइन बनाते हैं तो उसका मतलब होता है मेचिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में मेच हो रहा है। और इस मेचिंग को हम एक नाम देते हैं साइंस में, क्या, कॉन्सेंगुइनियस मेचिंग। इसके बाद में पेरेंट, यही जो हमने मेच कराया ये बाद में जाके क्या पेरेंट बन जाते हैं। और जब पेरेंट के बाद हम आगे चाइल्ड को शो करते हैं तो हम इसी लाइन के बीच में क्या इस तरीके से एक डिवीजन करते हैं। और अगर मान लो जो हमारा चाइल्ड है वो मेल है तो हम बॉक्स बनाते हैं, और अगर हमें फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम अगेन क्या सर्कल बना देते हैं। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, जो ऊपर वाला है वो क्या है पेरेंट्स, और जो नीचे वाले हैं वो चिल्ड्रन है। इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, मतलब बर्थ के ऑर्डर के हिसाब से हम लेफ्ट टू राइट बनाते हैं। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, अब ये पेरेंट थे और इनको क्या है एक मेल चाइल्ड है बट वो क्या है अफेक्टेड है, इसलिए हमने क्या करा रेड कलर से शो किया है। एक और साइन आता है, अगर हमने डायमंड के अंदर 5 बनाया, 5 लिख दिया है नॉर्मली काउंट में, तो हम क्या कहते हैं 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स है। और अगर हम इसी को क्या कलर कर दें तो क्या कहेंगे 5 अफेक्टिव ऑफस्प्रिंग्स है। आगे पेडिग्री एनालिसिस की दो चार्ट है, हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफेक्टेड फीमेल है बिकॉज रेड से बनाया गया है, और मेल है तो ये क्या हो गए पेरेंट हो गए। फिर मैचिंग के बाद में ये इनके चाइल्ड शो करे हैं, और यहाँ पर देखो आप जैसे ये मेल चाइल्ड है तो यहाँ पे अगेन इसका मेच हुआ, और फिर से ये, तो ये जनरेशन कितनी होगी, बहुत सारी जनरेशन हो गई। एक जनरेशन यहाँ है, दूसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इस तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इसी तरीके से पेडिग्री चार्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम ट्रेस कर लेते हैं क्या कि डिजीज है या नहीं है। तो जो चार्ट ए है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है inheritance of an autosomal dominant trait as in muscular dystrophy। डिजीज का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एंड अगर हम ट्रेट की बात करें तो ये क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर कौन सा ट्रेट होता है, या फिर अगर एक पेडिग्री एनालिसिस है या फिर एक पेडिग्री चार्ट हमें दिया हुआ है और वो बोले कि इसके अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, तो आप बताएंगे कौन सी डिजीज हो सकती है। तो हमें आंसर क्या लिखना है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब अगर सेकेंड पार्ट पे आए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ऑटोसोमल है ऊपर की तरह, बट डोमिनेंट ट्रेट ना होकर यहाँ पे क्या है रिसेसिव ट्रेट है। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की बात की जाए तो हमारी जो डिजीज आती है वो आती है सिकल सेल एनीमिया। आगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम सारी डिजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे।